चलिए कुछ तो हालात में बेहतरी आएगी जब एसी चलने के बावजूद गर्मी बहुत है। मुझे अंदाजा है कि आप कितनी मुश्किल से बैठे हुए होंगे, मैं भी बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ हूँ, लेकिन चलते हैं जी, मेरा ख्याल करते हैं, कोशिश करते हैं। आलमीर साहब, अब हम जो हमारे साथ आज स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको शामिल करेंगे। रिदा फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा ये सवाल है कि अगर न्यूटो सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाए तो इससे हमारी कंट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, नेटो सप्लाई बहाल करने के बारे में हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कंट्रोवर्सी ये शुरू हो गई है कि एक बड़ी ताकत है, वो हमारी जो दफ़ा पाकिस्तान कौंसिल भी है, वो ये कहते हैं कि जी ये बहाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ अमेरिका इस्तेमाल करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि 10 साल से तो हम उनको देते रहे हैं, अब आखिरी वक्त में जब वो वापस जाने के लिए सोच रहे हैं, हम उनकी टांगें खींचते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम इंटरनेशनल तो पैदा होते हैं ना जी। और प्रॉब्लम भी इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ ये लड़ाई अमेरिका के साथ नहीं है, ये सारे नेटो ममालिक के साथ और सारे इसाफ ममालिक के साथ, शायद 48 हैं या कितने, उनके साथ पैदा हो जाती है। अच्छा, अगर हम सप्लाई खोलते हैं तो लोकल उसकी बड़ी एक रजिस्टेंस भी होती है, असेंबली की करारदाद भी है, वो करारदाद भी बड़ी वाज़ेह और दो टोक है जो कहती है। लेकिन गालबन ये है कि अगर अमेरिका को वापस भी जाना है, उन्होंने कहा कि हमारा इतना सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं, असला है, वो हम वापस नहीं ले जा सकते अगर ये रास्ता ना खुले। तो उनकी वापसी के लिए कुछ लोग कहते हैं, शायद इमरान ने भी कह दिया है कि वापसी के लिए तो रास्ता खोल देना चाहिए। तो ये एक तरह का ये भी आएगा कि जी अमेरिका रिस्क स्ट्रेटजी अगर देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिका इस खत्ते से निकले, तो ये रास्ता खोल दिया जाए। और अगर इतनी हमें टेंशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अपनी पॉलिसी को खासा मॉडिफाई किया है, हम इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अमेरिका से दुश्मनी लेना नहीं चाहते, लेकिन यकीनी तौर पर हम ये नहीं चाहते कि हमें एक टाउट के तौर पर, एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर, एक तफाली रियासत के तौर पर अब माना जाए। हो सकता है हमने इसकी रोल अदा किया हो माजी में और करते रहे हों, लेकिन अब इस पर इतना इसरार नहीं होना चाहिए। जी हसन जावेद, आपके पास क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आके इक़्तिदार में दोबारा ये ग्वादर स्टेट पे काम शुरू करते हैं, तो क्या अभी भी अमेरिका को इससे मुश्किलात हैं या फिर वो मुश्किलात होंगी? आपका मतलब ये कहने का? मुश्किलात होंगी अगर अमेरिका चाहे तो फिर क्या हम दोबारा इसको इनकम्प्लीट छोड़ देंगे? अब देखें जी, अमेरिका सिर्फ चाहने ना चाहने की बात नहीं है, अब रूस का भी इंटरेस्ट पैदा हो गया, रूस फिर री इमर्ज कर रहा है। चीन से हमने बड़ी मदद ली है, चीन भी वहाँ इंटरेस्टेड है, चीन वहाँ उसने बना के दिए बंदरगाह, एक तरह हमें बड़ा काम किया हमारे साथ। अगर हम अपने कार्ड सही तौर पर खेलें तो कोई हमें तंग नहीं कर सकता। उस वक्त हम अकेले थे, पता नहीं आप लोगों को याद तो नहीं याद होगा, लेकिन उस ज़माने में सेंट्रल एशिया से, ये ताजिकिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से मुसलमान मर्द और औरतें आती थी, सड़कों पर सामान होता था, सस्ता सामान वो बिकता था, यहाँ से कपड़े की बोरियाँ भर भर के वो लेकर जाते थे। अच्छा, यहाँ इन लोगों ने कह दिया ये आके फांसी फैलाते हैं और इस पर पाबंदी लगाई जाए, इतने साल से कम उम्र की लड़की वहाँ से ना आए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बड़ी पाबंदियाँ लगाईं। वो उन्होंने बम्बे का रुख इख्तियार कर लिया और एक तजारत जो नेचुरल खुलने वाली थी उसमें हम कुछ अपनी एहतियाती तदाबीर कर सकते थे कि हमारे कल्चर माशरे को ना पड़े। वो मुसलमान माशरा है, लेकिन ज़ाहिर है कि इलाहाद की तहों में दबा हुआ माशरा था, उसको हमें काबू करना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसकी मदद करनी चाहिए था, उससे हेल्प करना चाहिए था, जो हम नहीं कर सके। अच्छा, रिज़ल्ट क्या निकला कि कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ थी, कुछ अमेरिका के इंटरेस्ट थे, वहाँ तेल के ज़खायर हैं, वहाँ गैस के ज़खायर हैं। अफ़गानिस्तान में वो इसलिए तो नहीं बैठा हुआ कि उसने करज़ई की हुकूमत वहाँ बाकी रखनी है, इसलिए तो नहीं बैठा हुआ कि अफ़गानिस्तान में वो। अब देखें तालिबान से उनकी क्या लड़ाई थी, उनकी हुकूमत उन्होंने बदली। अलकायदा से लड़ाई थी, अलकायदा के बारे में वो कहते हैं ख़त्म हो चुकी है, 50 लोग रह गए और वो भी पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में नहीं है। तो ये सारा जो झगड़ा चला है वो इसी लिहाज चल रहा है कि वहाँ के ज़खायर है, अमेरिका वहाँ भी उन ज़खायर पर नज़र रखना चाहता है, रूस को देखना चाहता है, चीन को देखना चाहता है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सबकी एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस उस इलाके की है। उससे पहले यही इंपॉर्टेंस गिनी जाती थी कश्मीर की। जब कहते थे आज़ाद इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाया जाए तो कहा जाता था कि इंडिपेंडेंट कश्मीर का मतलब है कि अमेरिका की साजिशों का मरकज़। तो वो साजिशों से बचने के लिए लोग कहते थे कि इंडिपेंडेंट कश्मीर नहीं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बात है। अब आप 12-14 साल से इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात नहीं सुन रहे, क्यों? अब अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके पास अफगानिस्तान आ गया है, वो अफगानिस्तान में बैठ के कुछ करना चाहता है और वो कर रहा है। जी अनम, आपके पास क्या सवाल है? सर मैं भी इसी बारे में क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हम अपने मुल्क के किसी भी तरक्याती काम में दूसरे ममालिक के बेनिफिट्स क्यों देखते हैं, या फिर उनका इम्पैक्ट क्यों पड़ता है हमारी पॉलिसीज़ पे? असल में ये बात दुरुस्त है कि हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया में सारी पॉलिसियाँ जो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट होती हैं, हमें देखना पड़ता है। ईरान से हमें डील करना पड़ता है तो ईरान के अपने मसाइल होते हैं, वो कुछ बात मानता है, कुछ बात नहीं मानता। चीन हमारा इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन वो हर बात हमारी नहीं मानता।
हम उससे मसलन अभी ईरान की पाइपलाइन जो हमने लानी है उसके लिए चीन के फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम कर रहे थे, अचानक मालूम हुआ वापस चले गए। उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कुछ समझ नहीं आया। किसी ने कहा कि शायद रशिया इंटरेस्ट ले रहा है, वो आ रहा है। किसी ने कहा कि अमेरिका ने दबाव डाल दिया, वो कर रहा है। तो इतने इफ्स एंड बट्स हैं बैन अवी तजारत में, और लोगों के इतने मामला लंबे फैले होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता जी। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जितना हमारा मसला वहाँ है अफ़गानिस्तान में, इस सारे इलाके में, हमें देखिए हम एक अरसे तक पाकिस्तान में स्टील मिल नहीं लगा सके। क्यों? पाकिस्तान में वो इम्पोर्टर जो स्टील बाहर से मंगवाते थे, अमेरिका से आती थी ज़्यादा, वो जितने इम्पोर्ट स्टील मिलाने वाले थे वो लॉबी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में अपनी स्टील मिल लगे जी। अच्छा, स्टील मिल उस वक्त कलीदी इंडस्ट्री थी, की इंडस्ट्री थी कि जहाँ जिस मुल्क के पास लोहा होगा उसके पास हर सनत होती, इंजीनियरिंग की हर सनत होती थी। और जिस ज़माने में हमने प्लान किया था, आखिर रूस ने हमें ये ऑफ़र कर दी भुट्टो साहब के ज़माने में, और उसने हमें लगा दी। हाल हमने उसका क्या किया दूसरी बात है। हमारी ये जो पीको है, जिसे आप पीको कहते हैं, कि पहले बीको थी, बटाला इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो थी, ये जो पीको के आप नज़र आते हैं बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी कि अगर उसको नेशनलाइज ना किया जाता, वो चलती रहती, तो आज पाकिस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कहीं आगे होता। अगर हमने स्टील मिल को ठीक तरह चलाया जाता होता तो हम कहीं पहुँच। स्मॉल टूल फैक्ट्री हमारी एक कराची में मौजूद है। हम ये बड़े कामों के लिए हमारी ये फाउंड्रीज मौजूद है, इत्तेफाक फाउंड्रीज भी हैं, पीको भी है जो पहले बीको कराती थी। ये आज से 25 साल पहले साइकिल बनाने लगे थे, उस पर 100 नखरे कर दिए कि क्योंकि साइकिल की इंडस्ट्री में बहुत सी चीज़ें बाहर से आती थी, वो लोगों के इंटरेस्ट काम करते हैं। तो ये सारे जो इंटरेस्ट बहुत से मुल्कों के, बहुत से लोगों के, और उनके जहाँ जो एजेंट होते हैं उनसे मिलकर वो इन प्रोजेक्ट्स को रोकते हैं। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एक ज़माने में कहा था गैस के लगवा लो, चीन ने मनसूबा दिया, जर्मन ने दिया। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ये कि दुनिया की हर चीज़ ये पेट्रोकेमिकल से बनती है, और उस वक्त हम गैस से वो चीज़ें बना रहे थे, नहीं बनाई हमने। और आज गैस का रोना है कि गैस हमारे पास है नहीं, और अब कि जी आप ज़ाया कर रहे हैं, चूल्हों में जला रहे हैं। जब मनसूबा बनाना था तो किसी ने हमें बनाने नहीं दिया। तो ये हुआ करता है कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो कौमों को जिस तरह खाते हैं, ख़ास तौर पर जो साम्राज्य ताकतें हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई बदल नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मीर साहब, अगर कुछ यंग डॉक्टर्स के इश्यूज़ के हवाले से बात करें तो लगता है कि मामला कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ये ऊँट किस करवट बैठता दिखाई देता है? ये ऊँट बड़ा मज़ेदार है जी, पता नहीं किस तरह करवट रहता है, किस तरह नहीं करता। असल में इसमें तो मैंने कोई एक बंदा भी नहीं देखा कि जो डॉक्टरों के इस रवैये का हक़ में हो, ख़ास तौर पर मरीज़ों का न देखना, हड़ताल करना, या सारी बातें कि इसमें कुछ वो उनकी हमायत करता हो। हाँ, जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो लोगों ने कहा जी कि उन्हें मुतालबे ठीक हैं, लेकिन ये कि उनकी गिरफ़्तारियाँ गलत है। कल परसों से ये हुआ कि बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, इस्लामाबाद में डॉक्टरों ने उनकी हमायत में जो किया, पैरामेडिकल स्टाफ ने किया, सीनियर डॉक्टर कल सीटों से भाग गए। अंदर से सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो, उनके हकूक़ मिलें, लेकिन बाहर से उन्होंने बेचारे नौजवानों को आगे किया हुआ था। मैं साफ इस बात में कहता हूँ कि इसमें जिम्मेदारी है उन सब लोगों की जो पीछे बैठे हुए थे और जिन्होंने, लेकिन हुआ क्या, पंजाब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था जी। उन्होंने फ़ौज को बुलाया और कहा कि जी कुछ आप संभालें। कुछ उन्होंने डॉक्टर भर्ती कर दिए, उन्होंने कहा बाकियों कुछ पकड़ के अंदर कर दिया, और उन्होंने कहा कि जिनसे नौकरी पे करनी है वो वापस आ जाए। लेकिन ये असेंशियल सर्विस है, असेंशियल सर्विस से ज़्यादा ये तो लोगों की जानों से, ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। स्ट्राइक का ये तरीका, प्रोटेस्ट का, पूरे मुल्क को मसाइल हैं इस वक्त। डॉक्टर को नहीं है, उस्ताद हड़ताल कर रहे हैं वहाँ कराची में, कभी आपके रेलवे के लोग हड़ताल कर रहे होते हैं। अच्छा, रेलवे चल नहीं रही, छिक चल रही है और आप हड़ताल किए जा रहे हैं कि हमें ये दो, हमें वो दो। अरे भाई, आप गाड़ी तो चलाओ पहले, फिर आप पैसे मांगो। ये अपनी जगह कभी पीआई वाले कर देते हैं। एक ज़माने पीआई भी पिछले दिनों 3-4 साल पहले बहुत शदीद हड़ताल की थी, पायलट बैठ गए थे, कराची का एयरपोर्ट बंद, फलां बंद। ये ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ जो इस तरह की हैं, इससे बहुत सी मसाइल पैदा होते हैं जो ख़ास तौर पर इन प्रोफेशन में, जिनको हम मेडिकल प्रोफेशन कहते हैं, इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आपने हड़ताल करनी थी, आप करते हैं कि भाई हफ्ते में हम एक दिन हड़ताल करेंगे, या हम हर रोज़ 2 घंटे हड़ताल करेंगे, और जब तक हमारे मुतालबे नहीं माने जाते हम इसको जारी करेंगे, ताकि पेशेंट का नुकसान नहीं होता। अब पेशेंट आपके खिलाफ है, मरीज़ आपके खिलाफ है। अच्छा, सारा मुल्क ही मरीज़ बना हुआ है इस वक्त। तो सभी जब आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? बहरहाल अब ये हुआ है कि बेटर सेंस प्रिवेल्ड। आज ये हुआ है कि जो 33 डॉक्टर गिरफ्तार थे, उन्होंने खैर मुतालबे किए कि अब उनको रहा किया जाए तो हम एमरजेंसी में काम शुरू कर देंगे, लेकिन आउटडोर और इनडोर में नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल वो सब करने की बातें थी। 24 डॉक्टर रहा हुए हैं, वो आए हैं, कल वो शहबाज शरीफ से मिल भी रहे हैं और इस पर बातचीत भी हो रही है।
असल में स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ किस चीज़ का है? सारे मुल्क में जो जो मुलाजमत कर रहा है इस मुल्क में सबका हाल बुरा हुआ है जी, और हर आदमी इंपॉर्टेंट है। अब वो कहते हैं जी आपने जजों की तनख्वाह बढ़ा दी, आपने पुलिस की बढ़ा दी, भाई आपकी भी बढ़ाई है। देखें ना, बहुत सारी ये बातें हुई हैं। अब मुतालबात की, हमेशा डॉक्टरों के मुतालबात की हमायत की गई, लोगों ने की है। इस बार पहला मौका आया कि लोगों ने कहा नहीं भाई आप हड़ताल ख़त्म करो पहले। तो अब मसला ये है कि तवक्को यही है कि हड़ताल अपने एक नेचुरल एंड की तरफ बढ़ेगी और मुज़ाकरात भी होंगे और मामला जो है ज़्यादा खुश असलूबी के साथ तय पा जाएगा। अच्छा साहब, अब जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि फ़ौज के डॉक्टर्स को बुलाना पंजाब हुकूमत की नाअहली है, क्या समझते हैं? वाकई कुछ कोई ऐसा आंसर नज़र आता है? असल में सियासतदान एक बात कहा करते हैं कि ये फ़ौज को ना बुलाओ अपने काम के लिए, कि फ़ौज को बुलाएंगे वो सियासत में दखल देगी, वो कहेगी अपनी ताकत ज़ाहिर करेगी कि हमने काम किया था। अच्छा, पंजाब में ये काम 2-3 बार हो चुका है। गोश्त स्कूलों की दरियाफ्त के लिए यही काम किया गया था, फ़ौज को कहा गया था ज़रा आप तलाश करके। बल सफाई की मुहिम थी, गुलाम हदर रवाई थे, उस वक्त इनको फ़ौज को बुलाया गया, फ़ौज ने मदद की। अच्छा, उस वक्त भी लोग कहते थे कि ये तो आप फ़ौज को इक़्तिदार में आने का रास्ता दिखाते हैं, और ये होता नहीं। देखें ना, जमहूरी मुल्कों में हर जगह ये होता ये है, अब सैलाब आ जाएगा, आप कहें कि जी फ़ौज को ना बुलाओ, भाई सारा स्ट्रक्चर ही फ़ौज के पास है, कश्तियाँ उनके पास हैं, कश्तियाँ चलाने वाले उनके पास हैं, मुश्किल इलाकों में पहुंचने वाले उनके पास हैं, खैमे लगाने वाले उनके पास हैं, ये सारे काम वो कर सकते हैं। उनके पास हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, वो फूड सप्लाई कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। और जब सूबाई हुकूमत या कोई भी हुकूमत तलब करती है फ़ौज को अपनी मदद के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर रखे, बल्कि किसी काम के लिए, और फ़ौज उस पर एग्री करती है, तो ये एक स्टेट का एक फंक्शन है जिसको वो अदा करती है। ये समझना कि वो आ जाएगी और मार्शल लगा देगी, पंजाब हुकूमत नाकाम होगी, तो क्या करते आप? आपके डॉक्टर इस अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं, आपको डॉक्टर चाहिए, वो कहाँ से लेकर आए आप? भाई डॉक्टर आपके हमारे पास मौजूद है, हमारी इतनी बड़ी मेडिकल कोर है फ़ौज की, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये कहना कि ये अपने पंजाब की नाकामी है, ये नारेबाजी तो हो सकती है, और लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल मकसद और मतलब जो है ना वो निकलता दिखाई नहीं देता मुझे। मेरे साथ बरतानिया से खबर है कि बरतानिया के दफातर में काम करने के दौरान जो निस्फ से लोग हैं वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, ये किस माशरे के रुझान की तरफ जाता है, क्या अक्कासी करता है? वो खबर मैंने भी देखी है जी, उसमें 43% लोग जो हैं कोकीन, चर्स, अफ्यून जो है वो खा के दफ्तरों में बैठते हैं। अच्छा, उस माशरे में शराब पे तो कोई टैबू नहीं है जी, शराब आप आराम से पी सकते हैं। मंशियात के बारे में उनको है कि ये कोई बुरी चीज़ है, अफ्यून बुरी है, चर्स बुरी है, मैं नहीं कहता अच्छी है, भंग बुरी है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये इनके बारे में टैबू से हमारे माशरे में शायद भंगी गाली के तौर पर है जी, चर्सी गाली के तौर पर है जी, अफ्यूनची गाली तो नहीं, मतलब यानी कि एक नेगेटिव मानों में इस्तेमाल होता है। हमने कभी इसको इंडोर्स नहीं किया जी, लेकिन ये है कि उस माशरे में वो लोग शराब पी के दफ्तर में नहीं बैठ सकते। क्यों? उनका अगर टेस्ट हो जाएगा तो अल्कोहल उनके जिस्म से निकलेगी, उनका अगर टेस्ट हो जाएगा तो उनके मुंह से बू आएगी तो पता चल जाएगा कि ये काम कर रहे हैं। आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते शराब पीकर। तो वो लोग ऐसी मंशियात की तरफ जाते हैं जिसका ज़्यादा पता ना चले कि आप इस वक्त नशे की हालत में हैं। टेस्ट के बावजूद भी पता ना चले? नहीं, टेस्ट पर तो पता चल सकता है, लेकिन वहाँ ये टेस्ट करने का रिवाज ही नहीं है। ड्यूब टेस्ट तो होता है हमारे यहाँ खिलाड़ियों का, सिर्फ काम करने वालों को तो होता नहीं है। यानी एटीट्यूड से ना पता चले? मतलब नहीं, जब बैठे हुए हैं तो आपको ये नहीं लगता कि शराब पी के बैठा है, वो तो मुंह से बू आ जाएगी, पता चल जाएगा। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है कि वो मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा जो है इन बीमारियों में मुब्तला है। इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं जी कि ड्रग आ गया और पाकिस्तान में ये हो गया। पाकिस्तान में इतने लोग नहीं, गरीब गुरबा जो हैं बेचारे ये काम करते हैं। वहाँ तो मुआशरे का ये है कि अच्छा, उसमें से ड्राइवर भी हैं, उसमें सर्जन भी हैं। आज जो डिटेल थी उस खबर में ऐसे ऐसे लोग मंशियात के आदी हो गए हैं जो ख़तरनाक हैं। अफ्यून पी के आप कर रहे हैं, किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात होगी। चुनांचे उस माशरे को अपनी इस सूरत हाल पर परेशानी है और बजा तौर पर परेशानी है, और उन्हें होनी भी चाहिए, और उसका कोई हल उनके पास अगर हो तो फिर ढूंढ सकते हैं। चलिए जी, आपकी एडवाइस कोई हल यकीनन। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन आपके फीडबैक और ईमेल का हमें इंतज़ार रहेगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से। सजाद मीर साहब के कल के दिन के हवाले से मुल्की और सियासी हालात पर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।